हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नई शुरुआत चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी का 2017 प्रीवियस ईयर पेपर। फ्रेंड्स, इस प्रकार यदि हम पेपर को लगाते हैं तो इसको पेपरों से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, यदि हम इस प्रकार पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारा एनालिसिस भी हो जाता है कि हमारी तैयारी किस लेवल तक है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए लगाते हैं क्वेश्चन पेपर। साथ ही आपको बता दें फ्रेंड्स कि हमने हिंदी का 2018, 2019 और 2020 का पेपर लगा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है चैनल पे जा कर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। फर्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। देखिए, लोकतंत्र के मूलभूत तत्व को नहीं समझा गया है और इसीलिए लोग समझते हैं कि सब कुछ सरकार कर देगी। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोगों में अपनी पहल से जिम्मेदारी उठाने और निभाने के संस्कार का विकास नहीं हो पाया है। फलस्वरूप देश की विशाल मानव शक्ति अभी खर्राटे लेते हुए पड़ी है और देश की पूंजी उपयोगी बनाने के बदले आज बोझ बन बैठी है के रूप में। लेकिन उसे नींद से झकझोर कर जागृत करना है। किसी भी देश को महान बनाते हैं उसमें रहने वाले लोग, लेकिन अभी हमारे देश के नागरिक अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे हैं। चाहे सड़क पर चलने की बात हो अथवा साफ सफाई की बात हो, जहां तहां हम लोग गंदगी फैलाते और बेतरतीब ढंग से वाहन चलाते देखते हैं। फिर चाहते हैं कि सब कुछ सरकार ठीक कर दे। सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं, उन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं खोली हैं, विशाल बांध बनवाए हैं, फौलाद के कारखाने खोले हैं, आदि आदि बहुत सारे काम सरकार के द्वारा कराए हुए हैं। पर अभी भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करने के नहीं किया जा सकता है। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि लोग अपनी सूझबूझ के साथ अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर खड़े हों और अपने पास कुछ साधन सामग्री है उसे लेकर कुछ करना शुरू कर दें और फिर सरकार उसमें आवश्यक मदद करे। उदाहरण के लिए गांव वाले बड़ी बड़ी पंचवर्षीय योजना नहीं बना सकते हैं, पर यह बात जरूर समझ सकेंगे कि अपने गांव में कहाँ कुआं होना चाहिए, कहाँ सिंचाई की जरूरत है, कहाँ पुल की आवश्यकता है। बाहर के लोग इन सब बातों से अनभिज्ञ होते हैं। देखिए क्वेश्चन का देखते हैं, लोकतंत्र का मूलभूत तत्व है। ऑप्शन नंबर ए कर्तव्य पालन, ऑप्शन नंबर बी लोगों का राज्य, चुनाव, जनमत। तो फ्रेंड्स, लोकतंत्र का मूलभूत तत्व है कर्तव्य पालन। सेकंड देखिए, किसी देश की महानता निर्भर करती है वहाँ की सरकार पर, वहाँ के निवासियों पर, वहाँ के इतिहास पर, वहाँ की पूंजी पर। तो फ्रेंड्स, किसी भी देश की महानता वहाँ के निवासियों पर निर्भर करती है, ना कि सरकार पर। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन का देखते हैं, सरकार के कामों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखना, नहीं पे ध्यान देना। वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं बनवाई है सरकार, तो बिल्कुल लिखा था कि हाँ वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का निर्माण करवाया है, विशाल बांध बनवाए हैं, वाहन चालकों को सुधारा है, फौलाद के कारखाने खोले हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा नहीं है जो सरकार ने काम नहीं किया है। तो ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वाहन चालकों को सुधारा है, ऐसा कुछ नहीं है। फौलादी कारखाने खोले हैं, विशाल बांध बनवाए हैं और प्रयोगशालाएं बनवाई है, लेकिन वाहन चालकों को सुधारा नहीं है। चलिए चलते हैं गा क्वेश्चन पर। देखिए, सरकार व्यवस्था में किस कमी की ओर लेखक ने संकेत किया है। सरकार की व्यवस्था में किस कमी की ओर लेखक ने संकेत किया है। ऑप्शन नंबर ए, गांव से जुड़ी समस्याओं के निदान में ग्रामीण लोगों की भूमिकाओं को नकारा है, योजनाएं ठीक से न बनाना, आधुनिक जानकारी का अभाव, जमीन से जुड़ी समस्याओं की ओर ध्यान न देना। तो फ्रेंड्स, कौन लेखक ने किस समस्या की ओर सरकार की व्यवस्था में संकेत किया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गांव से जुड़ी समस्याओं के निदान में ग्रामीण लोगों की भूमिका को नकारा है। वो बता रहे इस पैराग्राफ में गद्यांश में
कि गांव के लोग ही ध्यान नहीं देते हैं, है ना। वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, बल्कि सरकार पर ही सब कुछ सौंप देते हैं। देखिए क्वेश्चन इंगा देखते हैं। झकझोर कर जागृत करना भाव गद्यांश के अनुसार होगा। नींद से जगाना, सोच ना देना, जिम्मेदारी निभाना, जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करना। इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्मेदारी के प्रति सचेत ना करना, प्रति सचेत करना। सेकंड देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। हरियाणा के पुरातत्व विभाग के द्वारा किए गए अब तक के शोध और खुदाई के अनुसार लगभग 5500 हेक्टेयर में फैली हुई यह राजधानी ईसा से लगभग 3300 वर्ष पूर्व मौजूद थी। इन प्रमाणों के आधार पर यह तय हो ही गया है कि राखीगढ़ी की स्थापना उससे भी सैकड़ों वर्ष पूर्व हो चुकी थी। अब तक यही माना जाता रहा है कि इस समय पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु कालीन सभ्यता के मुख्य नगर थे। राखीगढ़ी गांव में खुदाई और शोध का काम रुक रुक कर चल रहा है। हिसार का यह गांव दिल्ली में से एकमात्र 150 किलोमीटर दूरी पर है। राखीगढ़ी पहली बार यहाँ पर 1963 में खुदाई कार्य शुरू हुआ था और तब से सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना गया है। उस समय के जो शोधार्थियों ने सप्रमाण घोषणा की थी कि यहाँ दबे नगर कभी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी बड़ा रहा होगा। अब सभी शोध विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि राखीगढ़ी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आकार और आबादी की दृष्टि से भी देखा जाए तो सबसे बड़ा शहर है। प्राप्त विवरणों के अनुसार समुचित रूप से नियोजित इस शहर की सभी सड़कें 1:92 मीटर चौड़ी थी। यह चौड़ाई कालीबंगा की सड़कों से भी ज्यादा है। एक ऐसा बर्तन भी मिला जो सोने और चांदी के परतों से ढका है। इसी स्थल पर एक फाउंड्री के भी चिन्ह मिले हैं जहां संभवतः सोना ढाला जाता होगा। इसके अलावा टेराकोटा से बनी असंख्य प्रतिमाएं, तांबे के बर्तन और कुछ प्रतिमाएं, एक फर्नेस के अवशेष भी यहाँ पे मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। राखीगढ़ी का पुरातात्विक महत्व विशिष्ट है। इस समय इस क्षेत्र में पूरे विश्व के पुरातत्व विशेषज्ञ की दिलचस्पी और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ बहुत से काम बकाया हैं जो अवशेष मिले हैं, उनका समुचित अध्ययन अभी शेष है। उत्खनन का काम अब भी अधूरा है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। देखिए का नंबर देखते हैं। अब सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा नगर किसे मानने की संभावना है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो को, राखीगढ़ी को, हड़प्पा को, कालीबंगा को। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर किसे बनाने की कुछ संभावना है? तो राखीगढ़ी को, ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। चौड़ी सड़कों से स्पष्ट होता है आपके साधन थे, अधिक आबादी थी, शहर नियोजित से बड़ा शहर था। सो फ्रेंड्स चौड़ी सड़कों से स्पष्ट होता है कि शहर नियोजित थे। इसके बाद देखिए ग नंबर देखते हैं। इसे एशिया की विरासत स्थलों में स्थान मिला है क्योंकि इसमें नष्ट हो जाने का खतरा है। सबसे विकसित सभ्यता है। इतिहास में इसका नाम सर्वोपरि है। यहाँ विकास की 3 परतें मिली हैं। सो फ्रेंड्स एशिया के विरासत स्थल में से क्यों सम्मिलित किया गया है? क्योंकि इसे नष्ट होने का खतरा अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर। पुरातत्व विशेषज्ञ राखीगढ़ी में विशेष रुचि ले रहे हैं क्योंकि काफी प्राचीन और बड़ी सभ्यता हो सकती है। इसका समुचित अध्ययन शेष है। उत्खनन का कार्य अभी अधूरा है। इसके बारे में अभी पता लगा है।
तो पुरातत्व विशेषज्ञ राखी गढ़ी में विशेष रुचि ले रहे हैं क्योंकि इसमें काफी प्राचीन और बड़ी सभ्यता हो सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर इंगा देखते हैं। उपयुक्त शीर्षक होगा, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राखी गढ़ी एक सभ्यता की संभावना है, सिंधु सभ्यता है, सरस्वती विलुप्त सरस्वती की तलाश है, एक विस्तृत शहर राखी गढ़ी है। तो फ्रेंड्स इसका उपयुक्त शीर्षक होगा राखी गढ़ी एक सभ्यता की संभावना है। देखिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए काव्यांश देखते हैं। एक दिन तने ने भी कहा था जड़ से, जड़ तो जड़ जड़ ही है, जीवन में सदा डरी है, और यही है उसका सारा इतिहास कि जीवन में मुंह गड़ाए पड़ी रही है, लेकिन मैं जमीन से ऊपर उठा बाहर निकला मजबूत बना, इसी से तो तना हूँ। एक दिन डालों ने भी कहा था तना से, तना क्या किस बात पर है तना, जहाँ बिठाल दिया गया था उसी पर है बना, प्रगतिशील जगती में तिल भर नहीं डोला है, खाया है मोटाया है सहलाया है लेकिन हम तने ने फूटी दिशा दिशा में गई, ऊपर उठी नीचे आई, हर हवा के लिए डोल बनी लहराई, इसीलिए तो डाल कहलाई। पत्तियों ने भी कुछ ऐसा कहा था, एक दिन फूलों ने भी कहा था, पत्तियां ने तो क्या किया, सांख के बल पर बस डालों में छाप लिया, डालों के बल पर ही चल चपल रही हैं, हवाओं के बल पर ही मचल रही हैं, लेकिन हम अपने से खुले खिले फूले हैं, रंग के लिए, रस के लिए, पराग के लिए। हमारी यश गंध दूर दूर फैली है, भ्रमरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं, हम पर बोराए हैं, सबकी सुन पाई है, जड़ मुस्काई है। सबकी सुनकर जड़ लास्ट में मुस्कुराती है फ्रेंड्स कि सभी अपना अपना अभिमान किस प्रकार बता रहे हैं, एक से एक बड़ा है ना, सभी मिलकर ही पौधा बनता है, एक दूसरे से नहीं, सबका अलग अलग अपना अपना काम है और सबका काम सही है ना, कहीं ना कहीं एक दूसरे से ही। हम लास्ट में देखिए जड़ के लिए एक दूसरे कैसे बोला, और लास्ट में जड़ ही ना होती तो कहाँ से पत्ती होती, कहाँ से फूल होता है ना। देखिए क्वेश्चन का देखते हैं। तने का जड़ को जड़ कहने का क्या अभिप्राय है? जड़ मजबूत है क्या, वो इसलिए कह रहा है, समझदार है क्या, मूर्ख है, उदास है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। वो उसका मतलब है जड़ को जड़ इसलिए कह रहा है कि जड़ उदास है, इसका अभिप्राय ये है। देखिए सेकंड देखते हैं। खा नंबर, डालियों ने तने के अहंकार को क्या कहकर चूर चूर कर दिया, जड़ के नीचे है, यह ऊपर है, यूं ही तना रहता है, उसका मोटापा हास्यपद है, प्रगति के पथ पर एक कदम भी नहीं बढ़ा है। सो फ्रेंड्स डालियों ने क्या कहा था इसके लिए, उन्होंने कहा था कि प्रगति के पथ पर एक कदम भी नहीं बढ़ा है यह तना। देखिए पत्तियों के बारे में क्या नहीं कहा गया, सांख के बल से बलवान है, तो फ्रेंड्स ये तो कहा गया था। हवाओं के बल पर डोलती हैं, ये भी कहा गया था। डालों के कारण चंचल हैं, ये भी कहा गया था। सबसे बलशाली है, सो फ्रेंड्स यह नहीं कहा गया है पत्तियों के लिए, तो यही हो जाएगा इसका राइट मतलब, नहीं कहा गया। देखिए घ नंबर देखते हैं। फूलों ने अपने लिए क्या नहीं कहा, हमारे गुणों का प्रचार प्रसार होता है, तो फ्रेंड इसलिए तो कहा था कि भौरे करते हैं, दूर दूर तक हमारी प्रशंसा होती है, ये भी कहा। हम हवाओं के बल पर झूमते हैं, फ्रेंड्स ये नहीं कहा उन्होंने, सॉरी, हमारा अपना स्वरूप खुद संवारा है हमने, तो फ्रेंड्स ये तो कहा है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब यह नहीं कहा कि हम हवाओं के बल पर झूमते हैं, है ना, डालियां झूमती थी। देखिए क्वेश्चन नंबर इंगा देखते हैं। जड़ क्यों मुस्काई, सबने अपने अहंकार में उसे भुला दिया इसलिए वो मुस्कुरा रही थी, ये ऑप्शन नंबर बी सेकंड, फूलों ने पत्तियों को भुला दिया है, या पत्तियों ने डालियों को भुला दिया है, या डालियों ने तनों को भुला दिया है। सो फ्रेंड्स अपने अपने अहंकार में सबने सबको भुला दिया है एक प्रकार से, है ना, इसलिए वह मुस्कुरा रही थी, जबकि एक दूसरे से मिलकर ही पौधा बनता है। देखिए क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। आओ देशवासियों,
बैठ न जाओ पत्थर से, आओ देशवासियों रो मत तुम यूं निर्झर से। दरख्वास्त करें आओ कुछ अपने ईश्वर से, वह सुनता है गमजदों और रंजीदों की। जब सरकता सा लगता है जग जीवन से, अभिशक्ति करे आओ अपने को इस प्रण से। हम कभी न मिटने देंगे भारत के मन से, दुनिया ऊंचे आदर्शों की उम्मीदों की। साधन का युग युग अंतर में ठनी रहे, हम बुद्ध भूमि बापू सुध की जनी रहे। प्रार्थना युग युग पृथ्वी पर बनी रहे, यह जाति योगियों और संतों और शहीदों की। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, कवि देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं। निराशा और जड़ता छोड़ो, जागो आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो कुछ करो, डरो मत ऊंचे चढ़ो। तो फ्रेंड्स कवि देशवासियों से कहना चाहते हैं निराशा और जड़ता को छोड़ो। देखिए क्वेश्चन खा देखते हैं, कवि किसकी और किससे प्रार्थना की बात कर रहा है। भगवान और जनता की, भगवान से बोल रहा है कि जनता के लिए, किससे, जनता के लिए, या दुखी लोगों की ईश्वर से, या देशवासियों की सरकार से, या युवा वर्ग की बेटी सत्ता से। तो फ्रेंड्स कवि ने यहाँ पे दुखी लोगों की ईश्वर से प्रार्थना करने को बात कर रहा है। देखिए गा नंबर देखते हैं, कवि भारतीयों को कौन सा संकल्प लेने को कहता है। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, हम भारत को कभी मिटने न देंगे, जीवन में सार सतत्व को बनाए रखेंगे, उच्च आदर्श और आशा के महत्व को बनाए रखेंगे, जग जीवन की समरसता से अभिशक्त करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कवि ने उच्च आदर्शों और आशा के महत्व को बनाए रखेंगे की बात कही गई है। देखिए घ नंबर देखते हैं, यह भूमि बुद्ध बापू से सुध की जनी रही है, यह भाव है। इस भूमि पर बुद्ध और बापू ने जन्म लिया है, इस भूमि पर बुद्ध और बापू जैसे लोग जन्म लेते रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर थर्ड, यह धरती बुद्ध और बापू जैसी है, यह धरती बुद्ध और बापू को हमेशा याद रखेगी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यह भूमि बुद्ध और बापू जैसे लोगों को जन्म लेते रहे हैं इस भूमि पर, ये है। देखिए इंगा नंबर देखते हैं, कवि क्या प्रार्थना करता है। योगी संत और शहीदों को हम सब सम्मान करें, युगों युगों तक यह धरती बनी रहे, धरती माँ का वंदन करते रहें, भारतीयों में योगी संत और शहीद अवतार लेते रहें। तो फ्रेंड्स कवि इसमें प्रार्थना करना चाहता है कि हम भारतीयों में योगी संत और शहीद अवतार लेते रहें। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। फर्स्ट देखते हैं, वे उन सब लोगों से मिले जो मुझे जानते थे। इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो वे उन लोगों से मिले जो मुझे जानते थे, वे उन सभी लोगों से मिले जो मुझे जानते थे। देखिए सेकंड देखते हैं, पंख वाले चींटे या दीमक वर्षा के दिनों में निकलते हैं। इसको वाक्य का भेद लिखिए। यह फ्रेंड्स सरल वाक्य का वाक्य है, ठीक है ना, इसको वाक्य का भेद लिखना था, पहचानना था। देखिए थर्ड देखते हैं, आषाढ़ की एक सुबह एक मोर ने मल्हार के म्याऊं म्याऊं का सुर को दिया था। देखिए आषाढ़ की एक सुबह थी और एक मोर ने मल्हार के म्याऊं म्याऊं सुर को दिया था। देखिए क्वेश्चन 6 देखते हैं, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। का नंबर, फुर्सत में मैना खूब रियाज करती है, इसको कर्म वाक्य में बदलना है। तो फ्रेंड्स इसको कर्म फुर्सत में मैना द्वारा खूब रियाज किया जाता है, यह कर्म वाक्य में बदल जाएगा, द्वारा लगा देंगे, ठीक है ना। मैना द्वारा, फुर्सत में मैना द्वारा खूब रियाज किया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, फाख्ताओं द्वारा गीतों को सुर दिया जाता है, इसको कृत वाक्य में बदलना। तो फ्रेंड्स फाख्ताएं
गीतों को सुर देती हैं, ये कृतवाच्य में बदल गया। इसके बाद देखिए ग नंबर, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, इसको भाववाच्य में बदलना है। तो फ्रेंड्स, बच्चे से सांस नहीं लिया जा रहा था, बच्चे से सांस नहीं लिया जा रहा था, उसे कुछ दर्द था, इसे भाववाच्य में बदल दिया है अपन ने। ठीक है ना। देखिए सेकेंड लास्ट देखते हैं। 2-3 पक्षियों द्वारा अपने अपने लय में एक साथ कूदा जा रहा था, इसको कृतवाच्य में बदलना है। देखिए इसे कृतवाच्य में 2-3 पक्षी अपने अपने लय में एक साथ कूद रहे थे। देखिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। निम्नलिखित रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। मनुष्य केवल भोजन करने के लिए जीवित नहीं रहता है, बल्कि वह अपने भीतर की सूक्ष्म इच्छाओं की तृप्ति भी चाहता है। तो फ्रेंड्स, रेखांकित वर्ड क्या है? मनुष्य, इसका परिचय लिखना है। वह सूक्ष्म चाहता है, इसके बारे में हमें पद परिचय देना है। चलिए मनुष्य के बारे में बात करते हैं। तो मनुष्य के बारे में बात करें तो यह संज्ञा जातिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, लिंग में पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। ठीक है ना। मनुष्य की पद परिचय यह है ना। इसमें जातिवाचक है, एक वचन है, वचन में पुल्लिंग है, लिंग में कर्ता कारक है। हाँ। अब बात करते हैं वह की। वह भी आया था, तो वह के हम पद परिचय दें तो वह एक सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, विशेषण है, एक वचन है, वह पुल्लिंग है, कर्ता कारक पद है इसमें वह में। सूक्ष्म की बात करें तो सूक्ष्म एक विशेषण गुणवाचक है, विशेषण है, बहुवचन है सूक्ष्म, क्योंकि बहुत सारी चीजें सूक्ष्म होती हैं। स्त्रीलिंग है इसमें। लिंग की बात करें तो इसमें विशेष किसके बारे में बताया गया है? तो इच्छाओं के बारे में बताया गया है। चाहता की बात करें इसकी पद परिचय तो इसमें क्रिया सकर्मक है, एक वचन है, लिंग में पुल्लिंग है। काल की बात करें तो इसमें वर्तमान काल है। क्लियर। देखिए क्वेश्चन 8 लिखते हैं। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर उनमें निहित रस पहचान कर लिखिए। फर्स्ट देखिए, उपयुक्त उस खेल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। एत एप कल उस नीच को रण मध्य जो मारो न मैं सत्य तो सत्य कहता हूँ, कभी शस्त्र फिर धारू न मैं। तो फ्रेंड, इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस की बात की गई है, इसमें कहीं ना कहीं गुस्से की बात की गई है ना। देखिए सेकंड देखते हैं, इसमें कौन सा रस है? वह आता तो तू कलेजे को करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया। फ्रेंड्स, इसमें कहीं ना कहीं करुणा की बात की गई है, तो इसमें करुण रस है ना। कि दो तू कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, मतलब बहुत पतला है, चल रहा है लकुटिया टेक, मतलब वो कहीं ना कहीं लाठी लेकर के चल रहा है, तो करुणा की बात की गई है। देखिए खा नंबर देखते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो फ्रेंड, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। सेकंड देखिए, निम्नलिखित काव्यांश में स्थायी भाव क्या है? तो आगे रस पहचानेंगे, रस के बाद स्थायी भाव बताएंगे। कब दबे दांत दूध के देखो, कब तोते मुख बचन धरे, कब नंदही बाबा कहीं बोले, कब जन्नी कहीं मोही ररे। तो फ्रेंड्स, इसमें किसकी बात की गई है? तो वात्सल्य रस है, वात्सल, तो इसमें वात्सल स्थायी भाव है इसका। ठीक है। देखिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य क्या है? और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो? पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? बड़े बड़े जहाज पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों में जाते थे, दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली, दर्शक ग्रंथ। फ्रेंड्स, जब जहाज उड़ रहे हैं, शास्त्र बन रहे हैं, तो आखिर इसका शास्त्र क्या था? हम तो रामायण भी पढ़ते हैं ना। पुराण आदि विमानों में जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु हम देखते हैं कि वो रावण आता था फ्रेंड्स, तो वो अपने हवाई जहाज, मतलब उसका एक विमान होता था, है ना, वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो बनता कैसे था?
ना तो पहले ऐसा कुछ था, है ना? तो वो कैसे करते थे? हम तो उनका अस्तित्व स्वीकार लेते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं का नामोल्लेख देखकर के भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गँवार बताते हैं। पुराने ज़माने में कितनी ज़्यादा स्त्रियों की मान्यता भी हमने देखी कि बहुत ज़्यादा उल्लेखित था पंडिताओं द्वारा, लेकिन अभी तो हम देखते हैं स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गँवार ही बताया जाता है, भारत की स्त्रियों को। देखिए क्वेश्चन का देखते हैं, पुराणों में नियमबद्ध शिक्षा प्रणाली न मिलने पर लेखक आश्चर्य क्यों नहीं मानता? देखिए पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय की शिक्षा या विशेष न थी। संभवतः उसका उल्लेख रहा हो, पर समय के साथ हो सकता है नष्ट हो गया हो। तब तो हमें इसलिए वो आश्चर्य नहीं कर रहे हैं कभी, क्योंकि हम देखते हैं कहीं ना कहीं स्त्रियों के लिए भी साथ में ये विमान कैसे चलते थे, कहीं ना कहीं तो रहा होगा ना। हम रामायण में पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे वो लोग शास्त्र विद्या सीखे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका विश्वविद्यालय रहा हो सकता है समय के साथ नष्ट हो गया है, इसलिए वह आश्चर्य नहीं करता है कभी। देखिए ख नंबर देखते हैं, जहाज बनाने के कोई ग्रंथ न होने या न मिलने पर लेखक क्या बताना चाहता है? देखिए ग्रंथों में किसी विषय या प्रणाली आदि का उल्लेख न मिलना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसका अस्तित्व ही नहीं था। हमें मिल नहीं रहा उस ग्रंथों में उसका उल्लेख, लेकिन इससे ये तो नहीं सिद्ध हो जाता कि वो रहा ही ना हो, वो चीज़, वो विश्वविद्यालय रहे ही ना हो, या कोई शास्त्रागार या कुछ ऐसे सिखाने की कला रही ही ना हो। देखिए ग नंबर देखते हैं, शिक्षा की नियमावली का न मिलना स्त्रियों को अपढ़ता का सबूत क्यों नहीं है? देखिए नियमावली न होने के बावजूद ग्रंथों में विद्युत्सियों का नामोल्लेख है। नियमावली के समय के साथ नष्ट भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर देखिए, मन्नू भंडारी ने अपनी माँ के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह धरती से अधिक सहनशील है, वे पढ़ी लिखी, व्यक्तित्वहीन है, अपने पति की ज्यादतियों को प्राप्त मानकर स्वीकार करने वाली हैं, स्नेही, बच्चों की हर इच्छा पूरी करने को तत्पर रहने वाली हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन खा देखते हैं, अंतिम दिनों में मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शकी हो गया था, लेखक ने इसके क्या कारण दिए हैं? बहुत अपनों द्वारा किए गए विश्वासघात की गहरी चोट, सदा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, गिरती आर्थिक स्थिति के कारण उनका स्वभाव शकी टाइप का हो गया था। देखिए गा नंबर देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां को खुदा के प्रति क्या विश्वास है? कभी न कभी खुदा मेहरबान होगा, अपनी झोली से सुर का फल देकर उनकी सच्ची सुर की मुराद पूरी करेगा। घा नंबर देखते हैं, काशी में अभी भी क्या शेष बचा हुआ है? फ्रेंड्स, काशी में संगीत और संगीत की साहित्य परंपराएं, गंगा जमुनी संस्कृति की शेष बची। कौशल्यायन जी के अनुसार सभ्यता के अंतर्गत क्या क्या समाहित है? खाने पीने, ओढ़ने और पहनने के तरीके, गमनागमन के साधन, त्याग, ज्ञान, कल्याण ही समाहित है। देखिए क्वेश्चन 11 देखते हैं, निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छूटती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़ सा बंधाता है। कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ। देखिए का नंबर देखते हैं, बैठने लगता है उसका गला का क्या आशय है? देखिए सुर ऊपर उठने के प्रयास में आवाज साथ नहीं देती है। देखिए खा नंबर देखते हैं, मुख्य गायक को ढाढ़ सा कौन बंधाता है और क्यों? तो फ्रेंड्स, संगीतकार मुख्य गायक को ढाढ़ सा बंधाता है और इसे इंसानियत के कारण मुख्य गायक का साथ देता है। तो संगीतकार ढाढ़ सा बंधाता है मुख्य गायक का, और इंसानियत के कारण मुख्य गायक का साथ देता है जब उसकी आवाज गिरने लगती है।
गाना में देखिए, तार सप्तक क्या है? सर्वोच्च स्वर में गाना ही तार सप्तक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। का नंबर देखिए, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर न रीझने की सलाह क्यों दी? देखिए, उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि महिलाएं स्वयं अपने सौंदर्य के मोह में फंस जाती हैं, जिसके कारण समाज के शोषण का शिकार बनती हैं। वे अपने वास्तविक और आंतरिक गुणों से अनभिज्ञ रहती हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि आप मेरे में अपने चेहरे में रीझने के लिए मना किया था, है ना? क्योंकि हम मोह में बहुत सी औरतें फंस जाती हैं कि हम सुंदर हैं और लास्ट में वो कुछ भी नहीं करती हैं समाज के लिए, और समाज ही उसका शोषण करता रहता है और वो सुंदरता की एक प्रकार से वस्तु बन के रह जाती हैं, जैसे कोई चीज सुंदर होती है बस, और कुछ नहीं। माँ का कौन सा गुण प्रमाणिक था और कैसे? बेटी को विदा करने का दुख। बेटी माँ की अंतिम पूंजी थी जो विदा हो रही थी। अनुभवी माँ को बेटी के भविष्य की चिंता हो रही थी। गाना नंबर देखिए, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। कथन में कवि की वेदना और चेतना कैसे व्यक्त हो रही है? इच्छित की प्राप्ति न होने की वेदना, उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करने की चेतना। देखिए, गाना नंबर देखते हैं। धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास होगा के आधार पर राम के स्वभाव पर टिप्पणी कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वाक्य में राम जी की विनम्रता, धीरता, गंभीरता आदि गुणों का टिप्पणी की गई है। इस पे अपन टिप्पणी लिख सकते हैं कि विनम्रता का परिचय दे रहे हैं कि नहीं, देखिए आपका कोई दासी होगा वही तोड़ सकता है सिर्फ धनुष को, वरना हमारी क्या शक्ति थी, है ना? तो वो एक प्रकार से अपनापन भी बना लिया उन्होंने रिश्ता कि नहीं, आपका ही हूँ, हम आपके ही हैं, तब तो तोड़ पाए। धीरता भी बताई गई है कि उस एकदम से वो उत्तेजित नहीं हुए जैसे ही परशुराम चिल्लाते हैं। गंभीरता आदि का वर्णन उन्होंने किया है। देखिए, इंगा नंबर, काव्यांश के आधार पर परशुराम के स्वभाव की दो विशेषताओं पर उदाहरण टिप्पणी लीजिए। देखिए, परशुराम का स्वभाव क्रोधी था। मनुष्य धनुष तोड़ने वाले को अपने शत्रु के समान समझने लगे थे। वो अभिमानी, अपने कार्यों का अभिमान पूर्वक बताना कि नहीं, हम क्षत्रिय विरोधी है, सशस्त्र बलों वाले हैं, है ना? बहुत सारी भर्ती क्षत्रियों से रहित कर दी। देखिए, अनेक बार पृथ्वी पर क्षत्रिय विहीन कर दिया है। उन्होंने वीरता का भी वर्णन किया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आप चैन की नींद सो सकें, इसलिए हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं, एक फौजी के इस कथन पर जीवन मूल्यों की दृष्टि से चर्चा कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप अपने अनुसार इसमें लिखना है, तो आप अपने अनुसार मतानुसार फौजी के जीवन मूल्यों की चर्चा करना है कि किस प्रकार मूल्यवान होता है उनका जीवन, और किस प्रकार वो एक मूल्य संस्कार से सहित कितने अच्छे से अपनी फर्ज निभाते हैं। उनके फर्ज की तारीफ करते हुए आप लिख सकते हैं, आप अपना तर्क दे सकते हैं। आप चैन की नींद सो सकें, इसलिए तो हम यह पहरा दे रहे हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी कड़कड़ाती ठंड में जब वहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर होता है, पौष और माघ के महीने में मतलब कि दिसंबर जनवरी के महीने में फ्रेंड्स के पेट्रोल के छोड़कर सब कुछ जम जाता है, उस समय भी ये फौजी जी जान से देश की रक्षा में लगे रहते हैं। वहाँ का मौसम और परिस्थितियाँ विषम होती हैं। हमें देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले फौजियों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वह ऐसी युक्त परिस्थितियों में रहते हैं जिससे हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें तथा देश की एकता और शांति को ही कोई भंग न कर सके। अगर ये लोग ना हों तो आपराधिक तत्वों को बढ़ावा मिल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा प्रत्येक क्षण भय मुक्त होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 शब्दों पर निबंध लिखिए। तो फ्रेंड्स, एक में से निबंध लिखना है, चाहे आप विज्ञापन की दुनिया का लिख दीजिए, या भ्रष्टाचार मुक्त समाज, या पीवी सिंधु का मेरा लोकप्रिय खिलाड़ी। तो फ्रेंड्स, अपन लिखते हैं भ्रष्टाचार मुक्त समाज के बारे में। इन पॉइंटों में अपन बात कर लेंगे
भ्रष्टाचार क्या है? सामाजिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार, कारण और निवारण कैसे किया जा सकता है? देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में लिखते हैं। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है भ्रष्ट आचार, मतलब भ्रष्ट यानी बुरा बिगड़ा हुआ, आचार का मतलब आचरण, अर्थात भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्ट बिगड़ा हुआ आचरण, वह आचरण जो किसी भी प्रकार से नैतिक और अनुचित हो। सरकार को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि हमारे समाज से आगे जाकर प्रगति हो सके। फ्रेंड्स, यह भ्रष्टाचार पूरे समाज या पूरे भारत में बीमारी की तरह फैल रहा है। भारत की बात करें तो भ्रष्टाचार की गति बहुत तेजी से बढ़ रही है। यदि समय रहते इस भ्रष्ट आचरण को नहीं रोका गया तो पूरे समाज में अपनी चपेट में ले लेगा। देखिए, वर्तमान समय में देश में सोशल मीडिया माध्यम से भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता जा रहा है। आए दिन नागरिकों को इस सोशल मीडिया में बढ़ रहे भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को नौकरी देने का झांसा दिला दिया जाता है। लोग उनसे पैसे लूट लेते हैं। देश भर में आए दिन इस प्रकार के केस रोजाना देखने को मिलते हैं। देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। हम देखते हैं देश में बहुत सारी सरकारें कार्य करती हैं, उनमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। सरकार अपने दफ्तरों में लोगों को रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। रिश्वत लेकर सरकारी कार्य योजना और फायदा देने वाले लोग देश में भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय, हमें रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। समाज में विभिन्न स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमें एक साथ जुटकर के सामना करना चाहिए। जो लोग रिश्वत लेते हैं, समय पकड़े जाते हैं, वही व्यक्ति रिश्वत देकर छूट भी जाते हैं। भ्रष्टाचार बीमारी की तरह हमारे पूरे भारत में दीमक की तरह फैलती जा रही है। इसको दूर करने के लिए रिश्वत देने वालों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि वह दोबारा भारत का नाम बदनाम करने की कोशिश भी ना करें। देखिए, भ्रष्टाचार से जुड़े लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमारे देश का बदनाम कर रहे हैं। अतः बेहद जरूरी है कि हम भ्रष्टाचार के जहरीले सांप को कुचल डालें और साथ ही सरकार को हमारे साथ मिलकर इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। तभी हम भारत या समाज को देश से भ्रष्टाचार में मुक्ति दिला पाएंगे, समाज के सपनों को पूरा कर सकेंगे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार मुख्य रूप से जोड़ दे सकती है, साथ दे सकती है। इसके अलावा कोई नियम कानून बहुत सारे बना सकती है। इसके अलावा हमें भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की सहायता करनी होगी। देश में जहां पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ सरकार द्वारा जारी की गई सहायता नंबर पर संपर्क करके भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करनी होगी। तभी डियर फ्रेंड्स, इस भ्रष्टाचार हमारे समाज से जा पाएगा। हमें जन जन को जागरूक होना होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अपनी दादी की चित्र प्रदर्शनी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखते हुए उन्हें बधाई पत्र लिखिए। देखिए, हमने पत्र लिखा है यहाँ पे नई दिल्ली में। दिनांक आप यहाँ पे डाल दीजिए। पूजनीय दादी जी, आप अपना परिचय, एड्रेस वगैरह डाल दीजिए। इसके बाद देखिए, आप इस प्रकार लिख सकते हैं। पूजनीय दादी जी, सादर चरण स्पर्श। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगी। आपके द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई थी वो मुझे बहुत पसंद आई है। आपने जिन चित्रों का प्रयोग प्रदर्शनी में किया था वे बहुत ही आकर्षक और मनमोहक थे। दर्शकों द्वारा उनकी बहुत प्रशंसा की गई थी। परिवार के सभी सदस्यों द्वारा भी उनकी सराहना हुई। सभी लोगों ने आपकी प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए आपको बधाई दी है। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही आपका भविष्य और उज्जवल हो। आपको तथा अन्य सभी को मेरा सादर चरण स्पर्श। आपकी प्यारी पोती, जो कुछ नाम है आप लिख दीजिए।